नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम लोग हिमांक कहते हैं। हिमांक कहते हैं और हिमांक में अवनमन और अवनमन के बारे में राउल्ट का विचार, इनको आज स्टडी करें। हिमांक क्या होता है, जिसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। पहले तो हम लोग ये समझे हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट करेंगे। किसी द्रव्य का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव्य का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा। किसी द्रव्य का हिमांक वह ताप है, मैं लिख रहा हूं, हिमांक वह ताप है, वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। तो इसको डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। किसी द्रव्य का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट वह ताप होता है जिस पर उस द्रव्य का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। मतलब किसी द्रव्य का हिमांक वह ताप है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा ताप होता है जिस पर उस द्रव्य का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, उसी के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। उसे उस द्रव्य का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो ये हिमांक के बारे में हो गया। किसी द्रव्य का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव्य का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो भैया हम लोगों ने हिमांक समझ लिया। हिमांक क्या होता है, एक ऐसा ताप जिस पर उस द्रव्य का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अब हिमांक को समझ लिया हमने, इसके बाद हम समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। हिमांक अवनमन क्या होता है। चलिए अब दूसरे टॉपिक को जो इसी से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखेंगे। हिमांक क्या होता है, किसी द्रव्य का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट वह ताप होता है जिस पर उस द्रव्य का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड एक दूसरी बात समझने का प्रयास करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। दूसरी बात समझते हैं, हिमांक अवनमन क्या होता है। इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। हिमांक अवनमन ये दूसरी बात है।
हिमांक अवनमन क्या चीज होती है? भाई देखो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये एक डायग्राम आपके सामने है छोटा सा, इसमें कोई विलायक भरा हुआ है, इसमें कोई विलायक भरा हुआ है और ये विलायक के मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट। प्रत्येक द्रव के ऊपर द्रव की वाष्प होती है। ये द्रव की वाष्प यहां तैर रही है, ये सॉल्वेंट और ये क्या है? सॉल्वेंट के वेपर्स है। सॉल्वेंट के वेपर्स है। इन वेपर्स के कारण सॉल्वेंट की जो सतह होती है उस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन जब इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, देखें ये सॉल्यूट के मोल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय। ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय मिला दिया जाता है, विलेय सॉल्यूट, तो ये विलेय के जो अणु है विलायक के अणुओं की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। मतलब जो विलायक के अणु है ना, ये काले वाले, ये जो काले वाले विलायक के अणु है, इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। कौन? विलेय के मॉलिक्यूल। विलेय कौन है? ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये विलेय है, और जो काला करके दिखा रहा हूं मैं ये विलायक यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। और ये स्वाभाविक रूप से द्रव है, तो ये गति करते रहते हैं। द्रव के अणुओं के पास गतिशीलता होती है। अब जब ये अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, विलेय के मॉलिक्यूल अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, तो विलायक के अणु कम वाष्प अवस्था में कम पहुंच पाते हैं, वाष्प कम बनती है, वाष्प दाब में कम हो जाती है। मतलब ये कि विलेय मिलाने से, विलेय के मिलाने से द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। इस एक का मान विलेय के मिलाने से द्रव का वाष्प दाब घट जाता है, और जब वाष्प दाब कम हो जाता है, जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो हिमांक भी कम हो जाता है। हिमांक घट जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। सीधे शब्दों में लिख सकते हैं हम लोग जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो द्रव के वाष्प दाब में कमी होती है, और द्रव के वाष्प दाब में कमी होने के कारण उसका हिमांक घट जाता है। जबकि क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन हिमांक घट जाता है। और हिमांक घटने की इसी घटना को कहते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक घटने की इसी घटना को क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, और वाष्प दाब में कमी होने के कारण हिमांक घट जाता है। हिमांक घट जाता है जिसे हिमांक में अवनमन, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, या यूं कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन बोल देते हैं। तो हिमांक अवनमन हो जाता है।
चलिए अभी हम लोगों ने समझा कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों होता है। ध्यान रखेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, जब उसमें कोई विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है। विलेय के मिलाने से द्रव का वाष्प दाब घट जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और वाष्प दाब में जब अवनमन होता है तो द्रव का हिमांक भी कम हो जाता है, इसे बोलते हैं हिमांक अवनमन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हिमांक अवनमन के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी द्रव के हिमांक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम क्या कहता है। चलिए अब विचार करते हैं राउल्ट के नियम के संबंध में। चलिए राउल्ट के नियम के में कहा जाता है हिमांक अवनमन के संबंध में कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। लिख दें, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण द्रव के हिमांक या द्रव का हिमांक घट जाता है। इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन कहते हैं। राउल्ट के नियम से बात नंबर 1, राउल्ट के नियम से किसी विलायक के हिमांक में अवनमन, किसी विलायक के हिमांक में राउल्ट के नियम से किसी विलायक के हिमांक में अवनमन विलेय की मोलल सांद्रण, विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है।
विलेय के मोल सांद्रण के समानुपाती है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ तथा विलेय की मोललता यानी मोललिटी सीएम है, तब क्या हो जाएगा? राउल्ट का नियम कहता है डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू सीएम। ये राउल्ट का नियम कहता है। स्टॉप चलिए, एक छोटा सा ब्रेक हो गया। अभी हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के संबंध में राउल्ट का नियम। तो किसी विलायक के हिमांक में अवनमन विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। यदि हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ तथा विलेय की मोललता सीएम है, तब डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू सीएम है। ये सीएम मोललता है और डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन। अब समानुपाती का निशान यहां से हटाया जाएगा। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ डॉट सीएम, ये हो जाएगा। लेकिन हम सीएम यानी मोललता के बारे में पहले से जानते हैं। मोललता के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। सीएम स्मॉल डब्ल्यू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो नहीं ठीक है, लेकिन जैसा कि हम इनके लिए आंकिक गणनाओं का प्रयोग करते हैं, तो जो कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक की जो मात्रा है वो ग्राम में दी जाती है, तब करके हमें ऊपर 1000 का इस्तेमाल करना है। अब इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, बल्कि इसको यहां थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ डॉट सी। यहां कह सकते हैं ये केएफ क्या है? केएफ बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक। ये मोलल अवनमन स्थिरांक है, इसे हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। चलिए, केएफ की आइडेंटिटी क्लियर हो गई। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में सीएम का मान रहेगा। समीकरण 1 में अगर सीएम का मान रख दें तब क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ। सीएम की वैल्यू पूरी रखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल। ये हिमांक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम आ गया। हिमांक अवनमन के संबंध में
इसी में थोड़ा और चेंज कर सकते हैं हम लोग। यहां बता सकते हैं स्मॉल w विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का अणुभार, कैपिटल W विलायक की मात्रा ग्राम। अब इसी को हम और चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। यदि विलेय की सांद्रता, अब इसी को हम और चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। यदि विलेय की सांद्रता विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा द्वारा व्यक्त करना हो, तब सीएम की जगह पे क्या आ जाएगा? स्मॉल w एम कैपिटल W गुणा 100। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब विलेय की सांद्रता को व्यक्त करना हो विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा द्वारा या विलेय की मोल द्वारा व्यक्त करना होता। सीएम बराबर ही हो जाएगा। अब राउल्ट्स लॉ से एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू K डॉट स्मॉल w इंटू 100 अपॉन m इंटू कैपिटल। ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हिमांक अवनमन के संबंध में। यहां K और यहां KF, और जब KF है तो 1000 है और जब K है तो 100 है। यहां KF मोलल अवनमन स्थिरांक है जबकि K आणविक अवनमन स्थिरांक है। ये सारी चीजें नोट करनी होंगी। यहां से हम आगे फिर डेवलप करते हैं। यहां यदि आपने कुछ नोट नहीं किया हो तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अभी राउल्ट के नियम में ये कंडीशन आ गई, डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू स्मॉल w इंटू 100 अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब आप बता सकते हैं यहां K क्या है? K बराबर आणविक अवनमन स्थिरांक के आणविक अवनमन स्थिरांक है। इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी के। और सारी चीजें हमें पहले से पता है। यहां स्मॉल w विलेय की मात्रा ग्राम में, m विलेय का अणुभार, कैपिटल W विलायक की मात्रा ग्राम में।
तो बेटे ये इनका डिस्क्रिप्शन था। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमनीय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के आणविक अवनमन होता है, जबकि स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा, एम विलेय का अनुभाग, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा ग्राम। चलिए अब ये राउल्ट के नियम की पहली बात हो। राउल्ट के नियम के बाद नियम से एक दूसरा निष्कर्ष और निकलता है कि यदि किसी विलायक के समान आयतन में भिन्न भिन्न पदार्थों के, यदि किसी विलायक के समान आयतन में भिन्न भिन्न पदार्थों के सम अनुभाग उपस्थित हो तो उनके क्वथनांक में हिमांक में अवनमन समान होगा। हिमांक में अवनमन समान होगा। ये चीज चूंकि हमने पहले से नोट कर ली है, इसलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो हिमांक में अवनमन समान होता है। इस बात को समझने का प्रयास करें भाई। ये हमने विलायक ले रखा है ए, ये एक और विलायक है बी, ये एक और विलायक है सी। अपने पास 3 विलायक है और इनमें सभी में 1 लीटर सॉल्वेंट है। कितना सॉल्वेंट है? प्रत्येक में 1 लीटर, 1 लीटर, सभी में इक्वल, सभी में 1 लीटर है। और यहां 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज इस्तेमाल किया गया इसमें। 1 लीटर में 180 ग्राम। यहां 1 मोल ऑफ सुक्रोज, यानी 342 ग्राम। यहां 342 ग्राम सुक्रोज डाला गया है और यहां 1 मोल ऑफ यूरिया, यानी 60 ग्राम यूरिया इस्तेमाल किया गया। विलायक 1 लीटर है, 1 लीटर यहां, 1 लीटर यहां, 1 लीटर यहां, सॉल्वेंट सेम है। कहा जाए किसी विलायक के समान आयतन में, सब जगह आयतन समान है, भिन्न भिन्न पदार्थ है, इधर ग्लूकोज है, इधर सुक्रोज है और इधर यूरिया। भिन्न भिन्न पदार्थों के समानुभाग, समानुभाग है ना, समान मोल। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यहां 1 मोल ऑफ सुक्रोज, या 1 मोल ऑफ यूरिया, यानी 180 ग्राम। क्यों 180 ग्राम क्यों कह रहे हैं भाई? 180 ग्राम ग्लूकोज इसलिए कह रहे हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 होता है। सुक्रोज का अनुभाग 342, 342। यूरिया का अनुभाग 60 डिग्री। यूरिया भूले गए हैं तो इनके हिमांक में जो अवनमन होता है, ये देखो क्या अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये जो हिमांक में जो अवनमन होता है, वो हिमांक में अवनमन कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, ये राउल्ट के नियम की दूसरी बात। यदि किसी विलायक के समान आयतन में
भिन्न भिन्न पदार्थों के समअनुभार उपस्थित हो तो उनके अवयव समान होता है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हो 1 लीटर में, 1 मोल ऑफ सुक्रोज हो, 1 मोल ऑफ यूरिया हो, तो ये क्वथनांक में जो हेमांक में जो अवनमन होगा सुक्रोज हो, 1 मोल ऑफ यूरिया हो, तो ये क्वथनांक में जो हेमांक में जो अवनमन होता है वो समान होता है। यही बात हम लोगों ने क्वथनांक के संबंध में भी लिखी हुई है कि क्वथनांक में जो उन्नयन होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वल ही होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वल ही होगा। चलिए, ये राउल्ट के नियम से था। राउल्ट के नियम की जो शर्त है वो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आदर्श विलीनों के लिए होते हैं राउल्ट का नियम। और दूसरी जो बात है राउल्ट के नियम के संबंध में कि विलेय का, विलेय कौन? ग्लूकोज, विलायक कौन? जो भी सॉल्वेंट में आता है। ग्लूकोज का यहां ना तो संगुणन हो ना वियोजन हो। सुक्रोज का यहां संगुणन भी नहीं होना चाहिए, वियोजन भी नहीं होना चाहिए। यूरिया का यहां ना तो एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो। कहने का आशा है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ये लोग कैसे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखें, ये सब जो है ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, ये कैसे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हेमांक का वर्णन, पहले हम लोगों ने हेमांक पढ़ा कि हेमांक क्या होता है। इसके बाद हमने ये पढ़ा हेमांक अवनमन क्या होता है। इसके बाद ये पढ़ा कि हेमांक अवनमन के बारे में राउल्ट का क्या विचार है। तो फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूले को एक बार हम देख लें, क्योंकि सारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो हेमांक अवनमन से संबंधित है वो उसी फॉर्मूले से सॉल्व होती है। एक बार हम लोग फॉर्मूले को जरूर देखेंगे और देखने के बाद उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने जाना डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू। ध्यान देंगे इसमें एक और फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन एम इंटू कैपिटल एम। क्या होता है? तो ये दो फॉर्मूले हेमांक अवनमन के संबंध में है। ये जो आप देख रहे हो ना के एफ, ये के एफ क्या है? के एफ है मोलर डिप्रेशन, W amount of solvent, capital W amount of solvent in gram, in gram. M molecular weight of solvent। और डेल्टा टी एफ क्या है? इसको तो हम लोग जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है। चलिए, यहां ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस के बारे में बताना है। ये के क्या है? इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डिप्रेशन। ये मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है और सारी चीजें आप लोग जानते हैं। इसको हिंदी में आणविक अवनमन स्थान कहते हैं, इसको मोलर अवनमन स्थान कहते हैं,
इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और स्मॉल डब्ल्यू आप लोग जानते हैं विलेय की मात्रा है, कैपिटल डब्ल्यू आप लोग जानते हैं विलाय की मात्रा है, एम विलेय का अनुभाग है, और सारी बातें आप लोग पहले से जानते हैं। तो ये आप लोग तैयार करेंगे। राउल्ट का नियम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के रिलेशन में। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग और पढ़ा, उससे संबंधित राउल्ट का नियम है, इसको तैयार करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।